स्टूडेंट्स चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पोर्शन चैप्टर नंबर 5 का फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर में गैसेस पे हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लिक्विड्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि एक दूसरी स्टेट ऑफ द मैटर है अपार्ट फ्रॉम गैसेस एंड सॉलिड्स। एक तीसरी स्टेट ऑफ द मैटर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाई करती हैं, इंटरमीडिएट हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, लाई करती हैं इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो बेसिकली जो लिक्विड्स हैं ये ऐसी स्टेट ऑफ द मैटर हैं जिनमें पार्टिकल्स, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, वो उनकी स्पेसिंग सॉलिड से कम है। यानी कि जिस तरह सॉलिड में एक स्मूथ पैकिंग आपको मिलेगी, अभी हमने सॉलिड्स को देखना है, इस तरह से सॉलिड्स में आपको एक जेंटल पैकिंग मिलेगी। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो अमूमन आपको फर्म, हार्ड और डेंसिटी उनकी ज़्यादा आपको मिलती है। अब ये बाकी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये आपने ख़ुद एज्यूम कर लेना है कि ये बाकी सारी सॉलिड्स की पैकिंग है। जो लिक्विड्स हैं इसके मुकाबले में उनमें स्पेसिंग ज़्यादा है और इसकी वजह से ये सॉलिड्स के मुकाबले में इनकी डेंसिटी कम है और मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि कम है, और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी गैसेस से ज़्यादा हैं लेकिन सॉलिड से कम है। तो जो लिक्विड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन बिटवीन हैं सॉलिड्स और गैसेस के। गैसेस को हम स्टडी कर चुके हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग लिक्विड से भी ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंतहाई वीक, नेग्लिजिबल हैं, और इनके आपस में जो कोलिजन्स हैं उनकी भी बात हम कर चुके हैं गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन बहरहाल के कोलिजन्स इनके परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता। और फिर बाद में हमने करेक्शंस भी देखी कि किसी भी गैस को जब हमने आइडियली बिहेव करवाना हो तो फिर हमें KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स को बेसिकली रिकन्सिडर करना पड़ा। एक साइंटिस्ट है वॉन डेर वाल, और उन्होंने एक नई इक्वेशन जनरेट की वॉल्यूम और प्रेशर की करेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जब उसने ये बात की कि जो कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते, यानी कि कुछ ना कुछ हीट चेंजेस ज़रूर होती हैं सिस्टम में व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कोलाइड। लेकिन बहरहाल इसकी तफसील हम देख चुके हैं। यहाँ हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड्स जो हैं उनकी जो सबसे पहली चीज़, हम कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं लिक्विड्स के, जैसे गैसेस के देखे थे। तो सबसे पहली बात लिक्विड्स की एफ्यूज़ करने की है। तो लिक्विड्स एफ्यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि गैसेस एफ्यूज़ हो सकती हैं, लिक्विड्स कैन नॉट एफ्यूज़। उसकी वजह यह है कि इन पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ पे प्रेशर अप्लाई कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग है, सॉलिड्स को तो बिल्कुल आप प्रेशर अप्लाई करने का उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इतनी क्लोज पैकिंग है कि आप जो इनका क्रिस्टल लैटिस है बेसिकली उसको ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रेशर अप्लाई उस पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है फिज़िकली ब्रेक होंगे, प्रेशर जो है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में के मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग एडुकेट है, यानी डिस्टेंस है इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लेकिन इन पे प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इनकी कुछ और करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि इसकी एक ख़ास करैक्टरिस्टिक है विस्कोसिटी का। इसका एक करैक्टरिस्टिक्स है सरफेस टेंशन का, जिसको अभी हमने आगे देखना है, जिन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से के स्पेसिंग है इनके बीच में, लेकिन फिर भी आप इन पे प्रेशर अप्लाई लिक्विड पे यानी कि वाटर पे आप प्रेशर अप्लाई करके आप उसकी क्लोज पैकिंग करना चाहेंगे तो वो मुमकिनात में से नहीं है। ट्राई की जा सकती है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगेंस्ट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर स्टडी अगेंस्ट
इन 3 करैक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट स्टडी ऐसे नहीं किए जा सकते जैसे कि गैसेस के किए गए, क्योंकि उन पे जेन्युइनली प्रेशर एप्लीकेबल है, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं और फिज़िकल के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी उनमें आती हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब मॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्लोज़ होगी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने के नतीजे में जो थर्मोडायनेमिक्स है उस सिस्टम की जिसमें गैस इनक्लोज्ड है वो भी वेरी करेगी, यानी हीट वेरिएशंस भी होंगी। तो उनके नतीजे में मॉलिक्यूल्स के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर केटाइंस की फॉर्मेशन, एनाइंस की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक लॉस फ्रॉम दी वैलेंस शेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डेप्थ में अगर हम जाते जाएं तो बहुत सारे उलूम जो है उनकी तह तक हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लिक्विड्स में मैंने आपको बताया है कि एफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। बात लंबी हो गई, एफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। सो बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई प्रेशर, you cannot pressurize liquids, so you cannot allow them to expand। जिस चीज़ को आप प्रेशराइज ही नहीं कर सकते फिर उसको एक्सपेंड भी नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो करैक्टरिस्टिक है जो गैस का भी हमने स्टडी किया था वो डिफ्यूजन का है। क्या इंटरमिक्सिंग हो सकती है दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, दो टाइप के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, और उसके रिज़ल्ट में एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो सकता है? तो ये बात जो है वो यस में आएगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो सकते हैं और होते हैं। इसकी सबसे आइडियल जो मिसाल है वो हमारे बॉडी में सेल्स हैं। जो सेल्स हैं उनमें रेगुलरली डिफ्यूजन टेक प्लेस कर रही है। जो एक प्लांट सेल है या एक एनिमल सेल है, इसकी जो वॉल्स हैं ये सेमी परमिएबल हैं। तो जो सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि इनमें स्मॉल पोर्स हैं, तो एक्सचेंज ऑफ द कंटेंट रेगुलरली टेक प्लेस कर रहा है। हमारा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जिसमें फूड कंटेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, ये सारे के सारे जो एनर्जी डेरिवेटिव्स हैं जो फूड से एक्सट्रैक्ट होती है एनर्जी, वो हमारे बॉडी सेल्स का पार्ट डिफ्यूजन से बनता है, डिफ्यूजन से भी और ऑस्मोसिस से भी। लेकिन यहाँ क्योंकि डिफ्यूजन की बात हो रही है इसलिए डिफ्यूजन तक ही रहेंगे। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है। हमारा जो सेलुलर मेकअप है वो सेमी विस्कस लिक्विड है, यानी कि लिक्विड है जो हमारा साइटोप्लाज्म सेल का। तो पॉइंट ये है कि हमारे नेचुरल फिनोमिनम, नेचुरल सराउंडिंग्स में, यानी एक नेचुरल फिनोमिनम भी है जिसको हम रूटीन में इजीली स्टडी करके लिक्विड में जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, जो इंटरमिक्सिंग है, पॉइंट ये है कि बाहर अगर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर कम है, सेल के अंदर कम है शुगर, तो फिर इंटरमिक्सिंग होने बाहर से जो शुगर है वो, यानी ब्लड में जो शुगर अवेलेबल है, ब्लड में कैपिलरीज में, वो जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएंगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर, जब तक कि होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म दोनों साइडों पे नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से कुदरत ने भी जो है वो डिफ्यूजन के अमल को एक जारी व सारी अमल बना दिया है कि जो सेलुलर एक्सचेंज है, यानी कि हमारे जो सेलुलर रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी डिफ्यूजन से मीट होती हैं। तो जो डिफ्यूजन है लिक्विड्स में वो बिल्कुल वायबल है, प्रोडक्टिव है और होता है। तीसरी जो बात लिक्विड्स की हम करेंगे वो कंप्रेसिबिलिटी है। कैन लिक्विड्स बी कंप्रेस्ड, या प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा सकता तो कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, तो कंप्रेस भी लिक्विड्स को आप नहीं कर सकते। लिक्विड्स कैन नॉट बी
कॉम्प्रेस्ड। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। लिक्विड्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड्स में पैकिंग ज़्यादा करीब है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनसे ज़्यादा जो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा है। और जब आप उसको सॉलिड्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना शुरू करते हैं और एक तहरीक पैदा हो जाती है सारे मॉलिक्यूल्स में, और वो एक पॉइंट आता है कि वो एक्सपैंड करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको मेल्टिंग कहते हैं। तो वहाँ जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है या मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड की जाती है वो टेक ओवर कर जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रियलिस्टिक सेंस में मोस्ट प्रोडक्टिव या मोर स्ट्रॉन्ग होने के लिए या मोस्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए एडिक्वेट स्पेसिंग चाहिए है, जहाँ पे जो पोल्स हैं ऑपोजिट, जो डाइपोल्स की बात की थी हमने पिछले चैप्टर में नेचर ऑफ द बॉन्डिंग जब पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जब डाइपोल्स की बात की थी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जैसे बात की थी, तो डाइपोल्स बनने के लिए पहले बॉन्ड होना ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में, और इनमें स्पेसिंग होना भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जो है वो एसोसिएशन में जो एडिक्वेट डिस्टेंसिंग है, इसका भी मैंने वर्ड यूज़ किया था, ख़ास तौर पे कोवलेंट बॉन्डिंग के केस में। इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं म्यूचुअली तो वो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने किस तरह से, एटम्स ने किस तरह से अपने मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, ये है पॉइंट। जैसे मीथेन की बात की थी, CH4 बताया था आपको कि टेट्राहेड्रल इरे में हाइड्रोजन जो 4 हैं वो कार्बन के अगेंस्ट, कार्बन के अराउंड जुड़ेंगी। तो ये बेसिकली डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। अब अगर इनमें स्पेसिंग ना हो, ये बिल्कुल एक दूसरे से जैम पैक हो जाएं, तो ये मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। एडिक्वेट स्पेसिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, यानी डाइपोल्स बनने के नतीजे में अगर अवेलेबल हों तो मैक्सिमम होंगी। तो पॉइंट ये है कि लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल है ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, और सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जिस्टेंस है फेजेस ऑफ द मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के केस में अगर बात करनी हो तो फिर जो है वो लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो दो नौइयत की हैं, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। पहली का नाम मैंने वांडर वाल फोर्सेस लिया था। वांडर वाल फोर्सेस जो हैं, वांडर वाल फोर्सेस, तो वांडर वाल फोर्सेस जो हैं ये हर किस्म की जो डाईपोल फोर्स है वो उसको कवर करती है, चाहे टेम्पररी डाईपोल्स हैं, चाहे लॉन्ग टर्म डाईपोल्स हैं। बेसिकली जो पोल्स बन जाते हैं, पोल्स, उन पोल्स को एकोमोडेट करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है या जो फोर्स है उसका नाम जो है वो डाईपोल फोर्स है। जैसे कि ये दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और उसके अगेंस्ट हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हर मॉलिक्यूल में ही यही रूल फॉलो होगा। ये पार्शियल पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं साइन जो है। तो ये पार्शियल नेगेटिव ने जो पार्शियल पॉजिटिव को होल्ड किया है, तो बेसिकली ये वांडर वाल फोर्स है या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब इसी तरह की फोर्सेस हैं बेसिकली, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, तो मैं उनके नाम बोल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। एक है आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी वांडर वाल फोर्स की अगर मज़ीद तफसील में जाएं तो एक आयन डाइपोल फोर्स है, एक डाइपोल फोर्स है,
एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। तो और जो चौथी है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। अब ये चारों के चारों जो हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न्स पे काम करती हैं, और पॉइंट सिर्फ ये है कि यहाँ आयन इन्वॉल्व होगा और वो डाइपोल के साथ अट्रैक्ट होगा। यहाँ डाइपोल और डाइपोल्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में प्योर डाइपोल्स और डाइपोल्स हैं। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी लाई जाए किसी पोलर स्पीशी के करीब जिस पर डाइपोल्स इंड्यूस्ड हुए हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं लाते, हम कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं, मॉलिक्यूल ले आते हैं जैसे जिस पर डाइपोल्स नहीं है, मिसाल के तौर पर मीथेन ही है, जैसे CH4 है। तो अगर तो ये इसकी डाइपोल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो मीथेन पे भी टेम्पररी डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगी, लेकिन ये क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल है, इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो इस पे मे बी ना आ सकें। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल इन द सेंस कि उस पर चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ऐसा मॉलिक्यूल अगर किसी ऐसी स्पीशी के पास लाया जाए जिस पे पोल्स हैं, तो फिर जो इसका नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव को खींचेगा, और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को खींचेगा। तो इस तरह से किसी पॉइंट पे आकर जो है वो डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे इस मीथेन के मॉलिक्यूल में भी। ये सिर्फ समझाने के लिए है, मीथेन के मॉलिक्यूल्स पर डाइपोल इंड्यूस होते नहीं हैं, लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है कि ये किसी पॉइंट पे आके कोई ऐसा कंपाउंड जो कि नॉन मेटल्स के बीच में बना होगा, क्योंकि अगर मेटल और नॉन मेटल का है तो उस पर ऑलरेडी आयन्स मौजूद होंगे, तो वहाँ पे तो आयन डाइपोल फोर्स होगी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये बेसिकली आयन से मिलके बना है, तो ये जब HCl के करीब आएगा तो ये जो नेगेटिव है क्लोरीन, ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगी, और ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये क्लोरीन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये आयन डाइपोल फोर्स है। तो ये तफसील में जाना मेरा मकसद पॉइंट था नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ आपको समझ आ रही होगी कि ये सारी वॉन डेर वाल फोर्सेज जो हैं बेसिकली ये मोमेंटरीली चार्ज आ जाने के नतीजे में, पोल्स बन जाने के नतीजे में जो है अट्रैक्शन है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की मिसाल ये है, जब एक नॉन पोलर स्पीशी कोवलेंटली बॉन्डेड किसी पोलर स्पीशी के करीब लाएं तो उसमें भी पोल्स बन सकते हैं वक्त के साथ। अगर ये इसमें इतना पोटेंशियल हो तो ये इनमें पोल्स जनरेट करवा सकता है, अगर इसकी जो पोलराइजेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो। और आयन डाइपोल में एक आयन है, आयनिक स्पीशी, और एक ऐसी स्पीशी जो आयनिक नहीं थे लेकिन उस पर डाइपोल्स बन गए। डाइपोल इंड्यूस्ड और डाइपोल फोर्स की मिसाल तो हमने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़कर देख ली। जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स हैं, यानी कि ये वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस है, इस इन द सेंस कि वॉन डेर वाल फोर्सेस तो वीक ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं ही बहुत वीक, लेकिन इनमें अगर मज़ीद कैटेगराइजेशन इन 4 की जैसे की है, इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो सबसे वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्स है। ये किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी मॉलिक्यूल में किसी वजह से चंद लम्हात के लिए डाइपोल्स इंड्यूस हो सकते हैं, ये किसी में भी हो सकते हैं। नेचर में जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत सारी अट्रैक्शंस और रिपल्शंस को एट अ टाइम काउंटर कर रहे होते हैं, तो उनमें किसी भी मोमेंट पे डाइपोल्स आ सकते हैं। वो मोमेंटरीली जो डाइपोल्स इंड्यूस होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनको लंदन डिस्पर्शन फोर्स का नाम दिया गया है। तो इसके बाद जो दूसरी किस्म थी यहाँ वॉन डेर वाल के साथ, वो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
जो कि वाटर के केस में हमने स्टडी की हुई है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि जो आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, उसकी वजह भी ये है कि आइस डेंसिटी ज़्यादा सॉलिड होने के बावजूद उसकी डेंसिटी कम है और लिक्विड से कम है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्पेसिंग है वो इस तरह की हो गई आइस में, इतनी उसमें वेकेंट स्पेसेस पैदा हो गई, इतने खला बीच में पैदा हो गए, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो फिर अरेंजमेंट भी बड़ी सिस्टमेटिक सी हो गई। मैंने आपको बताया था कि बैंड सिमेट्री में वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। बैंड सिमेट्री में ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ जो है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका नाम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो करेक्टरिस्टिकली इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकल बॉन्डिंग के करेक्टर की वजह से जो मॉलिक्यूल को करेक्टरिस्टिक मिलने होते हैं उनको ओवरकम कर लेती है और ओवर शेडो कर लेती है, जिस तरह के वाटर के केस में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह भी एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज मॉलिक्यूल या एटम का होना ज़रूरी है। एटम का जैसे कि वाटर के केस में हाइड्रोजन है, और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। वैसे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है और बाकी सारे हैलोजेंस हैं वो भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जो ऑक्सीजन है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर फ्लोरीन, और बाकी हैलोजेंस फिर आते हैं तरतीबवार। लेकिन पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में स्मॉल एटॉमिक साइज़ वाला एक एटम और उसके अगेंस्ट जो है वो ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वाटर के केस में ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी, और इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है इंटरमॉलिक्यूलर कि ये वाटर के करैक्टरिस्टिक्स बाकी हर किस्म के लिक्विड से भी और हर किस्म के सॉलिड से भी वेरिएशन पर हैं। और ये यूनिक करैक्टरिस्टिक जो वाटर को मिलते हैं इसकी वजह इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो गई वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, इसके अगले करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो जो अगला करैक्टरिस्टिक इसका हमने स्टडी करना है वो है इसका एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन जो है वो चेंज ऑफ फेज़ है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ फेज़ फ्रॉम लिक्विड टू गैस या वेपर्स। तो इसको जो है वो एवेपोरेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस चेंज, ये बॉइलिंग और एवेपोरेशन में फ़र्क के मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। जो एवेपोरेशन है इसमें स्पॉन्टेनियस का वर्ड आपको ऐड करेंगे डेफिनेशन में तो पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि आप ये फ़र्क समझते हैं कि बॉइलिंग और एवेपोरेशन में फ़र्क है। तो जो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे वो लिक्विड का वो एवेपोरेशन है, और जो एवेपोरेशन है वो बाय डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ फेज़ है फ्रॉम लिक्विड टू गैस या वेपर्स। तो ये भी करैक्टरिस्टिक लिक्विड्स में ही है, ना सॉलिड्स में ना गैसेस में। ये तो बेसिकली है ही फिज़िकल चेंज ऑफ फेज़ की बात, तो इसमें तो ये लिक्विड्स ही इन्वॉल्व हैं, बाकी दो तो नहीं हो सकते क्योंकि लिक्विड से गैस में जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट रेलिवेंट है जब फेजेस की बात करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रीमियम है, रूट है
एवेपोरेशन की, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ फेज़ होता है वो सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जो है वो एयर का हिस्सा बन जाते हैं, फेस चेंज कर लेते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी उस पूरे लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। तो इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स एस्केप या ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट टू गैस या वेपर्स whose kinetic energy is more than the average kinetic energy of the system of the liquid, जिसका वो हिस्सा है। तो वो जब escape करते रहेंगे तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। सूरज की रोशनी में स्पॉन्टेनियस चेंज टेक प्लेस करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, उनका एम्पलीट्यूड भी नॉर्मल रेज से डिफरेंस पे होता है, और उनका वेव नंबर भी डिफरेंट होता है। ये सारी टर्म्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंस का स्टूडेंट इन टर्म्स को भी अपने जहन में खंगालता रहे साथ साथ। बहरहाल जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो जब पानी पे पड़ती हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा, सिंपली एनर्जी ज़्यादा पोजेस करती हैं। ये वेव नंबर का ज़्यादा होना या एम्पलीट्यूड का ज़्यादा होना वेव्स का, उन रेस की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, और फ्रीक्वेंसी का हायर होना एनर्जी से रिलेटेड है। तो बेसिकली एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूवी रेडिएशंस जब पानी पे पड़ती हैं तो वो एनर्जाइज कर देती हैं उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, ख़ास तौर पर जो सरफेस पे होते हैं या सरफेस के करीब होते हैं, तो वो फिर एवेपोरेशन का सिलसिला चलता रहता है। इसमें बॉइलिंग नहीं होती, लिटरल बॉइलिंग नहीं होती है, डायरेक्ट एवेपोरेशन है, क्योंकि सूरज की रेज़ ने पोटेंशियल जनरेट कर दिया इतनी एवेपोरेशन उनकी फेस चेंज का बाय प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो है वो बेसिकली एवेपोरेशन है। इसके साथ अगला फिनोमिनम जो हम स्टडी करेंगे लिक्विड्स के केस में वो वेपर प्रेशर का है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में ही स्टडी होगा। लिक्विड्स ही जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो शो करती हैं। तो वेपर प्रेशर को देखते हैं कि ये क्या है। तो जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक स्टडी होगा वो वेपर प्रेशर का है। इसको अगर सिंपली हमने देखना हो तो एक कंटेनर लें क्लोज्ड, उसमें कोई भी लिक्विड या वाटर जो है उसको ऐड करें और उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है पानी। तो बेसिकली जब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के नतीजे में फेस चेंज होना शुरू हो गया। यानी कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जब उनको यहाँ उनकी एनर्जाइज होना शुरू हुए तो उन्होंने सरफेस के ऊपर आना शुरू कर दिया ताकि वो जो है वो एस्केप कर सकें, वेपर्स में कन्वर्ट हो सकें। तो बेसिकली वो जो वेपर्स में जिन्होंने कन्वर्ट होना है वो अमूमन होंगे ही सरफेस के, और अगर सरफेस से थोड़ा सा नीचे के भी हैं तो वो सरफेस की तरफ मूव करेंगे और फिर यहाँ से उनका सफ़र शुरू होगा गैस फेज़ में जाने का। लेकिन क्या होगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाते, क्या होगा ये कि जिस तरह से ये अब एयर की तरफ मूव करना चाहेंगे, इतनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास अभी नहीं होगी
वाटर भी जो है वो अपनी एग्जर्शन इन पे एग्जिस्ट रखे हुए है अभी, यानी वाटर के यहाँ पे जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और जो सरफेस पे मौजूद है, और यहाँ ये फ़्लो भी करना चाह रहा है ऊपर को भी। तो ये वाली जो एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें लिक्विड और गैस फेज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस फेज़ का नाम वेपर प्रेशर है। तो ये इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की टर्म जहन में रखिएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि लिक्विड और गैस के बीच में की स्टेट में ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल मौजूद है। ये एस्केप भी करना चाह रहा है, यहाँ तो कंटेनर बंद है, कंटेनर बंद है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा भी तो उससे टकरा के वापस आ जाएगा, एस्केप नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम, यहाँ क्लोज कंटेनर में तो सिर्फ प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम चाहते ही नहीं है वो एस्केप करे, हम उस वेपर प्रेशर को, उस लिक्विड के को फिज़िकली स्टडी करना चाहते हैं, वैल्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी और फिज़िकली भी अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहते हैं। तो हम क्लोज जार की बात करते हैं, तो हमें जो है वो टकराए हुए यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है गैस फेज़ में मिलते रहेंगे और कुछ देर के बाद वो नहीं भी मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन होती है कि जितने मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं उतने ही वापस भी आते हैं, जितने एस्केप कर रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम के फेज़ में है और ये अपने आप को छुड़वाना भी चाहता है, लेकिन अभी इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये लिक्विड की सरफेस को पूरे का पूरा छोड़कर गैस फेज़ में जा सके। इसलिए लिक्विड और गैस के में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ज़रूर आएगा बॉइलिंग से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम का, जिस पे जब आप उसको सिस्टम को हीट देते रहेंगे तो वो वेपराइज नहीं होगी, बॉयल नहीं होगी, लेकिन वेपर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सेमी वेपर और सेमी कंडेंसेशन की एक फ़ेज़ ज़रूर आएगी। वो वाली फ़ेज़ या वो वाला जो पॉइंट है या वो वाला जो फिनोमिनम है वो वेपर प्रेशर है, यानी वेपर का प्रेशर सिस्टम पे, इस सिस्टम पे भी और एक्सटर्नल सिस्टम पे भी, कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एयर में इंट्रूड कर जाए और एयर का हिस्सा बन जाए। लिक्विड की सरफेस यानी लिक्विड के जिस सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो ख़ुद बाज़ाब्ता तौर पर अब इतनी एनर्जी समझता है कि मैं पोजेस करता हूँ कि आई शुड लीव द सरफेस। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज़ जो है ये वेपर प्रेशर है और इसी के साथ मिलता जुलता फिनोमिनम है बॉइलिंग का। बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट की जो बात होती है, वाटर का 100 डिग्री है सेल्सियस स्केल पर और 373 के है केल्विन स्केल पर, वो जो पॉइंट है, और 212 डिग्री एफ़ है, 212 एफ़ है फ़ारेनहाइट पर। तो ये वैल्यूज़ जहन में भी होनी चाहिए। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉइंट है जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है। तो व्हेन, इसको अगर आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम no more exists, the molecules have become more vibrant, the molecules have become more vibrant, possess higher kinetic energy. Many molecules now have
more than average kinetic energy, so they start to boil and eventually vaporize। तो ये बड़ी, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है इसको पढ़ेंगे तो आपको बॉइलिंग की भी समझ आ जाएगी कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है टूट गई और गैस बाज़ाब्ता तौर पर एस्केप कर गई। तो इसमें जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो ये है कि एक तो मोर देन मैनी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि जब सरफेस के मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी चार्ज अप हो जाएंगे, तो फिर वो भी फेस चेंज करना चाहेंगे। वो इस मॉलिक्यूल को वापस लाने के बजाय ख़ुद भी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे वेपराइज होके एयर का। तो वहाँ पे जो है फिर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है बाज़ाब्ता तौर पर, और बॉइलिंग जो है वो रिज़ल्ट्स इन वेपराइजेशन। तो ये जो बॉइलिंग और बबलिंग है बेसिकली वो पॉइंट है जिस पे वेपर प्रेशर जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, बल्कि ख़त्म हो चुका होता है, तभी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो जिस पॉइंट पर डायनामिक इक्विलिब्रियम ख़त्म हुआ वहाँ से बॉइलिंग का आगाज़ स्टार्ट हो गया। तो ये बॉइलिंग की मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम नो मोर एग्जिस्ट्स द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर वाइब्रेंट, many molecules now have more than average kinetic energy more than average kinetic energy, so they start to boil and eventually vaporize। so water के लिए 100 डिग्री सी है, और इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल्स वगैरह हैं उनके 70s 60s वेरी करते हैं टेम्परेचर्स जिस पे वो बॉयल करते हैं। बहरहाल ये नेक्स्ट करैक्टर था जो लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टडी किया। अब इसका एक नेक्स्ट, इससे अगला जो फिनोमिनन हमने स्टडी करना है वो सरफेस टेंशन का है। सरफेस टेंशन को देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन क्या है। जो नेक्स्ट जो लिक्विड के करैक्टरिस्टिक है वो सरफेस टेंशन का है। जो सरफेस टेंशन है इसको फिज़िकली भी हमने कई दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है, करते हैं। पानी ही ले लें, जब हम इसको किसी कंटेनर में डाल दें और छोड़ दें कुछ देर के लिए तो आप देखेंगे कि उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ है। बाहर से कोनों से वो ऊपर को है और दरमियान से वो इनवर्ड है। तो ये जो इनवर्ड है मूवमेंट पानी की अपर लेयर की, ये बेसिकली सरफेस टेंशन कहलाती है। तो सरफेस टेंशन इज़ द इनवर्ड मूवमेंट of upper layer of liquids, uppermost layer of liquids is called surface tension। अब ये ऊपर ही क्यों होता है और सरफेस टेंशन क्यों होती है, बेसिकली सवाल ये होना चाहिए। तो इसको आप मॉलिक्यूलर्स की ये जो इस फिनोमिनम डिपेंडेंट है वो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही है। मॉलिक्यूल्स की जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। और वो इस तरह है कि जो अपर मोस्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। समझ लें डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड सिर्फ समझाने के लिए, और डबल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। इन पे फोर्स चारों तरफ से नहीं लग रही होती। जो सोल्यूशन, जो लिक्विड के सेंटर में मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अपर लेयर से नीचे जितने भी होंगे, वो उन पे चारों तरफ से फोर्स लग रही होती है अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स किसी को ही ले लें।
तो इस पे ऊपर जो इसके मॉलिक्यूल है उसकी भी फोर्स होगी, इधर वाले की भी होगी, इधर वाले की भी होगी, नीचे वाले की भी होगी। तो ये सारी फोर्सेस इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो यानी काउंटर करने में साथ वाले मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस, तो ये काउंटर एक्ट कर जाएंगे, फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो एवेंचुअल नेट रिजल्ट फोर्स का इस मॉलिक्यूल पे ज़ीरो है, नेट अफेक्ट ज़ीरो है। लेकिन जो ऊपर वाली सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके ऊपर एयर की लेयर है। यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की कोई फोर्स इन पे ऊपर से नहीं लग रही, नीचे वाली साइडों से ज़रूर लग रही है। यहाँ से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी फोर्स ज़रूर होगी, लेकिन ऑल फोर साइड से नहीं है। जब ऑल फोर साइड से नहीं है और ये वाला एरिया खाली है ऊपर वाला, तो फिर इनकी आपस में बॉन्डिंग, इन्होंने बैलेंस आउट तो करना है। अगर इन्होंने स्टिक करना है अपने आप को, हमने इनको हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी, वरना तो बॉइलिंग का फिनोमिनम स्टार्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर का फिनोमिनम आ जाएगा। यहाँ ये जस्ट सोल्यूशन पड़े रहेंगे कंटेनर में। फिर जो इनकी आपस की बाइंडिंग है, इस वजह से कि इनको ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही या चारों तरफ से कोई फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, इनकी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, इसलिए फिर ये जो ऊपर वाली इनकी मॉलिक्यूल्स की जो बेसिकली स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ है, यही सरफेस टेंशन है। ये एक झिल्ली सी बना लेते हैं और इसी वजह से आप थोड़ी सी डेंस चीज़ भी इसके ऊपर फ्लोट कर सकती है, जैसे कि नीडल। जब सरफेस टेंशन होगी तो नीडल जो है वो फ्लोट करेगी। इसी तरह से पिन्स वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो पानी से डेंस हैं यानी सॉलिड चीज़ें हैं, और वो उनको बेसिकली सिंक कर जाना चाहिए नीचे, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग लेयर की वजह से, एक झिल्ली की वजह से, जो इन मॉलिक्यूल्स ने अपनी आपस की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बना ली, अपनी बाइंडिंग स्ट्रेंथ इतनी शो की कि ये अब यहाँ एक समझ लें कि एक स्किन टाइप चीज़ बन गई है, एक लेयरिंग बन गई है, एक लेयरिंग बन गई है, और जल्दी चीज़ नीचे अब नहीं जा सकेगी। तो बेसिकली ये जो है ये सरफेस टेंशन है। अब अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है सरफेस टेंशन के बाद जो है वो जो विस्कोसिटी हमने देखनी है। सरफेस टेंशन से मिलती जुलती एक और बात भी है मेनिस्कस से रिलेटेड। तो ये जो मेनिस्कस है ये बाकायदा तौर पर ये जो इनवर्ड मूवमेंट है, ये अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे लग रहा होता है जैसे दो हिस्सों दो लेयर्स हैं ऊपर। तो एक को कहते हैं अपर मेनिस्कस और एक को कहते हैं लोअर मेनिस्कस। तो बाज़ाब्ता तौर पर जो ऊपर वाली झिल्ली है अपर मेनिस्कस वो विजिबल होती है, और वो इन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग फोर्स है, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स वाटर के की लेयरिंग स्टार्ट होती है वो लोअर मेनिस्कस से होती है। तो अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस, तो मेनिस्कस के जो टर्म है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट करैक्टर की तरफ। लिक्विड्स के नेक्स्ट करैक्टर को स्टडी करते हैं और विस्कोसिटी देखते हैं कि क्या है। विस्कस होना किसी भी लिक्विड का, इसका सादा अगर उर्दू में तर्जमा करना हो तो गाढ़ापन है। तो बेसिकली डेफिनेशन करनी हो विस्कोसिटी की तो ये रेजिस्टेंस टू फ्लो है। तो विस्कोसिटी बाय डेफिनेशन इज a resistance to flow। रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड, ये भी लिक्विड का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड से मशरूत है। रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, यानी ये इतना फ्लूइड नहीं रहता
नॉन फ्लूइड हो जाता है या सेमी फ्लूइड हो जाता है, ये इतना रवां नहीं होता जैसे कि पानी को बहाया जाए तो वो बह जाता है, ये इतना बह जाएंगे भी तो ये ट्रैवलिंग इतनी नहीं करेंगे। तो विस्कोसिटी जो है ये रेजिस्टेंस टू फ्लो है और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो ये बेसिकली डिपेंड करता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर, दूसरा जो है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, साइज़ एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि ये डिफ़र करते हैं, साइज़ एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा इनकी आपस के जो तीसरा करैक्टर है वो टेम्परेचर भी इसमें टेक इनटू कंसिडरेशन करना पड़ेगा। बहरहाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और साइज़ एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है विस्कोसिटी से। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना लिक्विड विस्कस होगा। हमारा जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर वो विस्कस है, उसको कहते हैं सेमी विस्कस लिक्विड, जेली लाइक। तो ये जेली लाइक लिक्विड होते हैं वो विस्कॉस उनकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, उनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ और शेप भी इस तरह का है कि वो जो है पैकिंग को मोर जो है वो कंडेंस कर देता है, पैकिंग को मोर सॉलिड लाइक पैकिंग होती है, मोर सॉलिड लाइक पैकिंग होती है, इंटरस्पेसिंग कम हो जाती है। तो बेसिकली साइज़ एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रेलिवेंट है और एक फैक्टर टेम्परेचर का भी है कि इसकी वेरिएशन से भी विस्कोसिटी डायरेक्टली अफेक्ट होगी। यानी कि अगर हमने गाढ़ा महलूल बनाना है तो हम उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें, मॉलिक्यूल्स की इंटरस्पेसिंग डिस्टेंसिंग कम कर दें तो वो विस्कस होता जाएगा। और उसके साथ साथ जब एवेपोरेशन का अमल भी हो जाता है, लेस काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर जाते हैं या बॉयल कर जाते हैं या गैस फेज में चेंज हो जाते हैं, तो जो बाकी मांदा मॉलिक्यूल्स हैं उनकी या बाकी मांदा जो लिक्विड रह जाता है वो नेचुरली ज़्यादा विस्कस हो जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी इंटरस्पेसिंग को काउंटरएक्ट करने के लिए और करीब आ जाते हैं या स्पेसिंग बढ़ जाती है। इंटरस्पेसिंग जो है वो मज़ीद कम हो जाती है और जब इंटरस्पेसिंग कम हो जाएगी रिडक्शन इन साइज़ होगा फिज़िकली, तब भी जो है वो विस्कोसिटी जो है वो बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो is called viscosity. It depends on two factors, primarily intermolecular force and size and shape of the molecules. Temperature is an attribute which when applied can affect the viscosity directly. अब एक और चीज़ है जिसको मुख्तसरन देखेंगे, ये 10th कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड्स का। कैपिलरी एक्शन भी आपने टर्म शायद सुनी हो, सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक फिनोमिनम है कैपिलरी एक्शन। तो ये कैपिलरी एक्शन ये है कि एक बीकर में हम इन्वर्ट कर दें एक स्मॉल साइज़ की टेस्ट ट्यूब, तो पानी सराउंडिंग्स में है, बीकर में हमने इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट किया हुआ है, उल्टाया हुआ है, इसका मुंह बेस के साथ लगा होगा बीकर की। तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद इसमें पानी जो है वो कुछ लेवल तक चढ़ा हुआ होगा और कुछ अरसे के बाद देखेंगे तो मज़ीद पानी का लेवल ज़्यादा हुआ होगा। तो इस एक्शन को बेसिकली कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और कैपिलरी एक्शन जो है इसकी वजह बेसिकली यानी कि ये क्यों इसमें से गुज़र जाता है पानी वक्त के साथ साथ एक स्मॉल नैरोड साइज़ ट्यूब में से, तो इसकी वजह बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो है वो कोहेजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है,
नंबर 2 जो है वो एडहीजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, और फैक्टर नंबर 3 जो है वो सरफेस टेंशन है। जिन स्पीशीज़ में, जिन लिक्विड्स में सरफेस टेंशन होगा वो कैपिलरी एक्शन भी शो करेंगी, लेकिन बहरहाल कोहेजन और एडहीजन दो टर्म्स हैं। कोहेजन है इंटरबाइंडिंग ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और एडहीजन है इंटरबाइंडिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब और सरफेस टेंशन को हम देख चुके हैं अभी, तो कोहेजन और एडहीजन को समझ लें। आपस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इसको कोहेजन कहेंगे, और पानी की जो इस ग्लास की सरफेस के साथ भी पानी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, पानी के मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी, ग्लास भी जारी बात है, या प्लास्टिक का टब हो तब भी वो भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो भी जो है सिंथेटिक हो या सेमी सिंथेटिक हो, लेकिन बहरहाल मॉलिक्यूल्स पे बेस करता है। मॉलिक्यूल्स उसका हिस्सा है, मॉलिक्यूल उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो फिर वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वाटर की उनके साथ भी होंगी। अगर तो आपस में मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो सिमिलर मॉलिक्यूल्स की, तो फिर जो है वो कोहेजन यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो फिर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगा। और अगर एडहीजन स्ट्रॉन्ग हो यानी वाटर की जो फोर्सेस हैं, वाटर के मॉलिक्यूल की जो इस ग्लास के साथ जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं उनकी अपनी फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो फिर जो है वो कैपिलरी एक्शन होगा। तो पॉइंट ये है कि कैपिलरी एक्शन के लिए जो कंडीशंस मैंडेटरी हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोहेजन के सेंस में और एडहीजन के सेंस में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर तो कोहेजन जो है वो टेक ओवर कर जाए, कोहेजन स्ट्रॉन्ग हो तो फिर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। अगर एडहीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए किसी पॉइंट पे आकर, कोहेसिव फोर्सेस को जो आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। कोहेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को, सिमिलर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, जैसे कि लिक्विड में वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोहेजन है, एक दूसरे के साथ जत्था बना लेना, मिलजुल कर रहना। और एडहीजन है कि किसी वजह से इन फोर्सेस का टूट जाना। तो इस सिस्टम में जहाँ पे कोई एक्सटर्नल हीट नहीं अप्लाई कर रहे और कोई हम कंसीडर करें कि कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल फैक्टर भी इंट्रूड नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे एडहीजन जब होगी, इनकी आपस की जो फोर्स है टूटने की वजह या कम होने की वजह यही होगी कि ये जिस कंटेनर में प्लेस्ड है, चाहे वो इसमें उसके जो है वॉल्स के साथ, या जब हमने इसमें ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दी इसके साथ जो है वो जब इंटरेक्शन में आए वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये उसके मॉलिक्यूल्स की आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, आपस की फोर्सेस को तोड़ पाए। तो अगर टूट गई तो फिर जो है यहाँ से चढ़ना शुरू हो जाएगा पानी, और ये इस बात की निशानदेही होगी कि इनकी एडहेसिव फोर्सेस जो है अब वो टेक ओवर कर गई हैं कोहेसिव फोर्सेस को। तो अब जो है ये राइज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब ये राइज़ कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स के केस, एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रेशर में। अब इसकी आपस की कोहेजन नहीं रही है, अब इसको टेक ओवर कर लिया है इस जो है वो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। तो फिर ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगी, एंटी क्लाइमैक्स होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस जो नैरो ट्यूब में इनकी क्रॉसिंग या मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नैरो इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया कम होना ज़रूरी है, और जितनी जो इंटरस्पेसिंग कम होगी वो यानी कि स्मॉल साइज़ जो कैपिलरी ट्यूब्स या टेस्ट ट्यूब्स डालेंगे जितनी कम साइज़ की, उसमें जो है वो फिर उसने जो है वो मूव करना है
ज़ाहिरी बात है कि वो जो इंटर बाइंडिंग होगी वो दोनों तरफ से अप्लाई होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा इसका मुंह खुलता जाएगा इस टेस्ट ट्यूब का, तो फिर जो है सारे मॉलिक्यूल्स को साथ लेकर चलना और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना सब्सटेंशियली कि वाटर राइज भी कर जाए वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये कैपिलरी एक्शन है और सरफेस टेंशन की एक बाई प्रोडक्ट है बेसिकली। तो जिन मॉलिक्यूल्स में या जिन लिक्विड्स में जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होगी, या जिनमें सरफेस टेंशन का करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेंट है, जैसे कि पानी में, तो वो कैपिलरी एक्शन भी शो ज़्यादा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा उतनी ही जो है उसकी सरफेस टेंशन भी कम होगी और उसका कैपिलरी एक्शन भी जो है वो कम होगा। तो ये जब आप सारी सिनेरियोस को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आती जाएगी। अब यहाँ वाटर के साथ मैंने मरकरी लिखा हुआ है। अब मरकरी में आप कैपिलरी एक्शन नहीं पाएंगे। मरकरी इज़ हाईली विस्कस, और थर्मामीटर्स के केस में भी इसको स्टडी किया था। यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगी, उनकी आपस की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, तो कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। इसी तरह मरकरी में जो सरफेस टेंशन है वो भी आपको नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। बहरहाल ये आप जब इन सब चीज़ों को साथ मिलाकर देखें तो एक अमूमी पिक्चर भी हमारे जहन में लिक्विड के जनरल करैक्टरिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बनती चली जाएगी, और ये जो पॉइंट है वो हम समझते जाएंगे क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स को। इसके साथ एक और बात भी ऐड कर लेते हैं, फ्रीजिंग की भी। तो ये जो फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी मेरे जहन में आया है, इसको भी यहाँ साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ बेसिकली सॉलिड्स के हवाले से भी बोली जाती है ये टर्म, लेकिन लिक्विड्स के हवाले से भी उतनी ही रेलिवेंट है। तो फ्रीजिंग जो है वो पॉइंट है जिस पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएं, तो इस फेज़ को हम फ्रीजिंग कहते हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बाय डेफिनेशन बात करें, 11th करैक्टरिस्टिक है लिक्विड्स का, क्योंकि लिक्विड्स ही फ्रीज़ होती हैं। तो फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये वो पॉइंट है या वो स्टेज है when liquid and solids यानी both phases of the matter are in a dynamic equilibrium। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पॉइंट की बात हो रही है। अभी फ्रीजिंग बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हुआ ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। इसका मतलब ये है कि अभी लिक्विड बर्फ़ नहीं बना, लेकिन उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो गई है, काइनेटिक एनर्जीज इतनी लोअर हो गई हैं कि वो कंडेंस तो थे ही थे, लेकिन अब कंडेंसेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती जा रही है, उनकी एनर्जी इतनी लूज़ करवा दी गई है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिमिनिशेस। सो व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल डिमिनिशेस, दे लूज़ ऑल द होप, they just stay where they are। So this is the point when they start converting into the solids। जैसे कि -273 वो पॉइंट था जहाँ पे हमने देखा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली सीज टू एग्जिस्ट नियरली करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो सीज टू एग्जिस्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो फिर जो है ये फेस चेंज होने का जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड डिमिनिशेस और becomes 0। So this is basically the point 0 डिग्री C comes from। So आपका शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आपका शुक्रिया।